डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आर्टिकल 3.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे इस आर्टिकल 3.2 की थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आर्टिकल 3.2 से रिलेटेड टोटल 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करके रखते हैं। देखिए, सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। जब सोडियम को हवा में खुला छोड़ा जाता है तब सोडियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन से वायलेंटली रिएक्ट कर जाता है। तो सोडियम को हवा की ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसे केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। सोडियम केरोसिन ऑयल से रिएक्ट नहीं करता है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आयरन को स्टीम के साथ और कैल्शियम और पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशंस लिखिए। तो ये लीजिए आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन की इक्वेशन। इसमें आयरन सॉलिड और वाटर गैसियस स्टेट में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है। और ये है कैल्शियम और पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शंस की इक्वेशंस। इन रिएक्शंस में कैल्शियम और पोटेशियम जो कि मेटल्स है वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है। स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे यह पूछते हैं कि इन दो रिएक्शंस में कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों प्रोड्यूस नहीं हो सकते। मैं उन्हें बताता हूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन सकते हैं अगर वाटर मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा हो या एक्सेस हो तो। मतलब पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ही बनेगा, उसके बाद अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तीसरे क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी गई है और 4 मेटल्स मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी और मेटल डी कंसीडर किए गए हैं। इन चारों मेटल्स को 1 बाय 1 एक एक करके आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ ऐड किया गया है और जो रिजल्ट आया है उसमें से कुछ आपके सामने है। आपसे सबसे पहले यह पूछा गया है कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। टेबल को ऑब्जर्व करके आप ये देखते हैं कि इन चारों मेटल्स को जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब सिर्फ मेटल बी ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाता है। मतलब मेटल बी सारे मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद आपसे यह पूछा गया है कि क्या होगा जब मेटल बी को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाएगा। देखिए, अभी अभी हमने ये देखा कि मेटल बी आयरन को आयरन सल्फेट से डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल बी आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, फिर हम ये भी जानते हैं, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इधर मेटल बी आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है और आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल बी है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो मेटल बी अगर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। अर्थात अगर मेटल बी को कॉपर सल्फेट से ऐड कराया जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इसके बाद आपसे यह पूछा गया है कि इन चारों मेटल्स को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, मतलब घटती हुई रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। घटती हुई रिएक्टिविटी या डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर का यह मतलब है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, उसके बाद उससे कम रिएक्टिव मेटल, फिर उससे भी कम रिएक्टिव मेटल और सबसे लास्ट में सबसे कम रिएक्टिव मेटल को आपको लिखना है। अब जैसा कि हम ये जानते हैं कि मेटल बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसका मतलब मेटल बी की पोजीशन सबसे पहली पोजीशन होगी। फिर आप टेबल को ऑब्जर्व कीजिए, आप ये देखेंगे कि जो मेटल डी है वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब मेटल डी सबसे कम रिएक्टिव है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेटल डी की पोजीशन सबसे लास्ट में आएगी, सबके बाद लिखा जाएगा। उसके बाद फिर से टेबल को ऑब्जर्व कीजिए, आप ये देखिए कि मेटल सी जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाता है और जो मेटल डी है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब मेटल सी मेटल डी से ज्यादा रिएक्टिव है। फिर हम ये देखते हैं कि जो मेटल ए है वो कॉपर सल्फेट के साथ तो रिएक्ट कर रहा है
और कॉपर सल्फेट के साथ ना तो मेटल सी रिएक्ट कर सकता है और ना ही मेटल डी रिएक्ट कर सकता है। इसका मतलब मेटल ए, मेटल सी और डी दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है। और अभी अभी हमने देखा कि मेटल सी मेटल डी से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस लिहाज से इनका ऑर्डर बना, सबसे पहले मेटल बी, उसके बाद मेटल ए, फिर मेटल सी और उसके बाद मेटल डी। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी रिएक्टिव मेटल को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया जाता है तब कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। इसका जवाब है हाइड्रोजन गैस। इसी क्वेश्चन में फिर आपसे कहा गया है कि जब आयरन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब उस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो ये है वो केमिकल इक्वेशन जिसमें आयरन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब जिंक आयरन सल्फेट से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। इसमें आयरन की वैलेंसी है 2। जैसा कि हम जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार जिंक मेटल आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक आयरन को आयरन सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बनाएगा। और ये है इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन। इसमें आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर ग्रीन होता है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिंक को जब आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाते हैं तब सॉल्यूशन या तो कलरलेस हो जाएगा या सॉल्यूशन का कलर हल्का हो जाएगा। तो ये तो हुए 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आर्टिकल 3.3। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।